Good morning, students. I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to World Student Scope. Today I am going to discuss with you the first chapter of class 12th biology, reproduction in organisms. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो चैप्टर है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स डेफिनेशंस. इसमें कुछ जनरल स्टेटमेंट्स आएंगी, कुछ डेफिनेशंस आएंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए पर और किसके लिए, आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. तो पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यू पीपल आर, आप मेरी लेक्चर सुनते हो तो आपको जब लेक्चर सुनते हुए जो भी इसमें स्टेटमेंट्स आती हैं पीपीटीज में मेरी, आपको सारी प्रेजेंटेशंस अपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं. आप क्लास नोट्स बनाइए, जो क्लास में टीच किया जा रहा है उसके नोट्स बनाइए, राइट? अदरवाइज ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी. सो अगर आपने अपनी +2 बायोलॉजी एनसीईआरटी देखी हो तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ना पंचानन महेश्वरी साइंटिस्ट का नाम है, तो वहाँ से आपने सब कुछ स्टार्ट करना है, राइट? तो पहला टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी का है दैट इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन. तो मुझे आप एक बात बताओ कि हमारे जो अर्थ है उस पर कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज़ हैं विच आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, राइट? तो क्या आपने कभी सोचा कि कोई स्पीशीज़ का तो एक दिन में डेथ हो जाती है, कोई स्पीशीज़ 100 ईयर्स तक चलती हैं, किसी का लाइफ स्पैन 1000 ईयर्स तक चलता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम ये लाइफ स्पैन है क्या? व्हाट इज दिस लाइफ स्पैन? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, आपकी एनसीईआरटी से बात स्टार्ट करते हैं कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. आप अपनी ही बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा एक टाइम पीरियड है, कुछ जितना हमारी एज है उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल डेथ, नॉट एक्सीडेंटल डेथ. जो हमारा नेचुरल डेथ हो जाती है तो इसी तरह से इंसेक्ट्स की भी है, इसी तरह से एनिमल्स की भी है, इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी है. सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. हर ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इस अर्थ पे लिविंग है. तो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी है. See the definition. The period from the birth to the natural death of an organism represent its lifespan. अब देखो जी, the period from the birth to the natural death. मैंने कहा the period from the birth to the natural death. यही बात हुई है. अब अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि इंसेक्ट्स का भी पीरियड होता है फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ, एनिमल्स का भी पीरियड होता है फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ. सो एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज लिविंग ऑन दिस अर्थ हैज इट्स स्पेसिफिक लाइफ स्पैन. एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आप अपने सेकंड पेज पे आए एनसीईआरटी की तो उस पर पिक्चर्स दी हुई हैं. अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वो सभी ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन आपको याद करना है. यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट बिकॉज दैट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल आल्सो शो यू हेयर, बट आप अपनी एनसीईआरटी साथ रखिए. तो हर ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है? अपना लाइफ स्पैन है. अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं. एलिफेंट का एग्जाम्पल लेते हैं. एलिफेंट का लाइफ स्पैन है 90 ईयर्स, एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है. और क्रो का ले लो, क्रो का कितना है? 15 ईयर्स. पैरट का ले लो, पैरट का 140. ये इस तरह से हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स. एंड दीज लाइफ स्पैन आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. प्लीज इनको आप याद रखिए. ये दिस वॉज द पेज विच वॉज गिवन इन योर एनसीईआरटी. सी, एलिफेंट 90 ईयर्स, ठीक है. डॉग वैसे तो कहते हैं 14 ईयर्स, हम बात करते हैं ना
कि डॉग का लाइफ स्पैन 14 ईयर्स होता है, पर जो अब डेटा रिवाइज हुआ है वो डेटा कहता है कि 14 to 20 ईयर्स है। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स। अच्छा, अब ये अब कुछ आप फिल करेंगे, काउ 25 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, तो मैं ये हॉर्स 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, राइस प्लांट्स का होता है 3 to 4 मंथ्स। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ इन सब चीज़ों से, मैं ये कहना चाहती हूँ ईच ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज ए एलिफेंट, वेदर इट इज अ डॉग, वेदर बटरफ्लाई, वेदर क्रो, वेदर पैरट, ईच हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन। सबका अपना अपना लाइफ स्पैन है। और नाउ आई थिंक दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम द बर्थ to the natural death of an organism. Remember this line, natural death of an organism. So we should proceed. तो ये है हमारा next. He is saying, isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or it may be as long as few thousand years. मैंने आपके साथ लाइफ स्पैन का पेज डिस्कस किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया एलिफेंट 90 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स, क्रो 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, अब आप मे फ्लाई 1 to 2 days। क्वेश्चन ये उठता है, किसी का तो लाइफ स्पैन 1 to 2 days है, कोई तो 1 या 2 दिन ही सिर्फ जिंदा रहता है, 1 to 2 days के लिए उसकी लाइफ है, किसी का 3 to 4 मंथ्स है, किसी की 90 ईयर्स है और किसी की 200 से भी ज़्यादा है ना। बात इंटरेस्टिंग कि सबका लाइफ स्पैन डिफरेंट क्यों है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो लाइफ स्पैन है इट कैन बी फ्यू डेज, 1 to 2 days भी हो सकता है, 3 to 4 months भी हो सकता है, एंड इट कैन बी एज लॉन्ग एज 1000 years. So between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. अब एक मैंने कहा कि लाइफ स्पैन जो है मे बी ऑफ फ्यू डेज तो एंड मे बी ऑफ मोर देन 100 years। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में 1 to 2 days से 100 years के जो इन दोनों के बीच में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है, लाइफ स्पैन क्लियर हुआ कुछ? तो आगे जरा चलते हैं। अच्छा जी, अब एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन अराइज हुआ है, कहता है कि जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का इट डजंट कोरिलेट विद साइज। कहते हैं साइज के साथ कोरिलेट ही नहीं करता। मतलब कहने का मेरा कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा एग्जाम्पल उसने लिया है क्रो एंड पैरट का, ही हैज टेकन द एग्जाम्पल ऑफ क्रो एंड पैरट, तो वो क्या कहना चाहता है, कहता है जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिजम्स का, हाँ लाइफ स्पैन जो है ऑर्गेनिजम्स का इट डज नॉट कोरिलेट विद देयर साइज, वो उसके साइज से कोरिलेट नहीं करता। अब एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। क्रो का लाइफ स्पैन कितना है? 15 ईयर्स। याद रखने हैं ये सब, नीट का क्वेश्चन है। क्रो का लाइफ स्पैन कितना? 15 ईयर्स। पैरट का कितना? 140 ईयर्स। अब साइज तो दोनों का सेम है। The size of crow and parrot is almost the same, but they have different lifespans. क्रो और पैरट का साइज सेम है बट दे हैव उनका लाइफ स्पैन बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या बात समझ आती है यहाँ से कि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डजंट कोरिलेट विद द साइज। साइज से लाइफ स्पैन का कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्रो का और पैरट का साइज एक जैसा तो इनका लाइफ स्पैन भी एक जैसा होगा। इसके पीछे एक और लॉजिक है, वो बात समझते हैं। ये रिलेटेड है एवोल्यूशन के साथ, इट इज रिलेटेड विद द एवोल्यूशन। अब देखिए कि हम बात करते हैं कि जो लाइफ स्पैन था ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस थी, हम डिस्कस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को और फेवरेबल कंडीशंस को। देखो जी,
जब खाना भी, अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल का मतलब होता है जब न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर थी, जब टेम्परेचर प्रॉपर नहीं था, जब पीएच प्रॉपर नहीं, मतलब एडिक्वेट नहीं था, ऑप्टिमम नहीं था, राइट? व्हेन pH was not optimum, when temperature was not optimum, when there was lack of nutrition, तो ऐसी कंडीशंस क्या थी? अनफेवरेबल थी। तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या थे? जो ऑर्गेनिजम्स थे क्या करते थे? दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं करते थे, और इनका लाइफ स्पैन कितना होता था? शॉर्ट होता था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो क्रो है उसका एवोल्यूशन इस अनफेवरेबल कंडीशन का बीच में है, और जो पैरट है उसका कौन सा है? पैरट का फेवरेबल कंडीशंस में। तो जो बिल्कुल ऑपोजिट होगा अनफेवरेबल का, दैट विल बी फेवरेबल। तो फेवरेबल कंडीशंस कौन सी आएंगी? जो रिप्रोड्यूस करते थे इजिली, रिप्रोड्यूस इजिली, जिनके पास सारी कंडीशंस थी टेम्परेचर की, पीएच की। तो उससे क्या हुआ? मैं ये बात क्यों कर रही हूँ कि अनफेवरेबल कंडीशंस में और फेवरेबल कंडीशंस में मैंने डिफरेंस क्यों बताया? मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो साइज है क्रो और पैरट का, दैट इज ऑलमोस्ट सेम, बट दे हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स। तो इसको मैंने रिलेट किया है थोड़ा सा एवोल्यूशन के साथ। एवोल्यूशन में जो अनफेवरेबल कंडीशंस थी उनमें जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन था, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते थे जल्दी, राइट? बिकॉज द कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल फॉर देम। तो क्रो जो है उस समय का एवोल्यूशन होगा। द सेम इज दैट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। तो पैरट का हम उसमें कंसिडर करते हैं। एक मैंगो, उसने एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दिया है कि मैंगो ट्री हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री। देखो जी, मैंगो का ट्री जो है और पीपल का ट्री है एक जैसा ही दिखता है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, उनकी सिमिलर रिजेम्बलेंस है, जितनी हाइट उसकी ऑलमोस्ट उतनी उसकी है, लेकिन उनका लाइफ स्पैन डिफरेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट का क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए, अब कुछ क्लियर हुआ लाइफ स्पैन्स के बारे में, आई होप, है ना? तो एक लॉजिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो लॉजिक ये है कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट कोरिलेट विद द साइज। साइज से लाइफ स्पैन का कुछ लेना देना नहीं है। अब आते हैं मेन बात पे। वो कहता है वट एवर बी द लाइफ स्पैन, अरे किसी का कुछ भी लाइफ स्पैन हो, किसी का 1 to 2 days हो, किसी का 4 months हो, किसी का 90 years हो, हमें क्या लेना है? डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। वो कहता है डेथ तो सभी की होनी है, वट एवर बी द लाइफ स्पैन, जाने दो 1 to 2 days होने दो, 4 months होने दो, 100 years होने दो, तो बट लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। ये तो अल्टीमेट ट्रूथ था लाइफ का, दैट डेथ इज सर्टेन। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल except single celled organism. Very important question for the board exams, also from the NEET point of view, that all organisms are immortal except single celled। कहते single celled organism die नहीं करते, all organisms are immortal except the single celled। अब single celled organisms, why do we say there is no natural death in single celled organism? अब क्या रीज़न है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती उनकी नेचुरल डेथ? किसकी बात हो रही है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की। तो सिंगल सेल की बात कर लें, एक ये रहा हमारा सिंगल सेल। मैं किसकी बात कर रही हूँ? यूनिसेलुलर की, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। अब क्या होता है जब ये डिवाइड करते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करते हैं तो ये 2 ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, राइट? अब देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है, ये तो डिवाइड कर गया, डिवाइड करके इसने 2 बना दिए, तो मुझे इससे क्या मतलब? ये खत्म हुआ, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। इसने तो 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर दिए, तो जब 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर दिए, आई एम कंसर्न्ड विद दिस, नॉट विद दिस।
मेरे को क्या लेना देना पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, वो तो टूट गया, वो तो डिवाइड हो गया। डिवाइड होके उसने 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स बना दिए, तो इनकी डेथ तो हुई नहीं ना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं हुई, वो तो डिवाइड कर गया, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना दिए। सो आई कैन से देयर इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी डेथ नहीं होती, वो डिवाइड कर जाते हैं और डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें जी आगे। सो मैं ये कहना चाहती थी कि हम अभी बात कर रहे थे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के, है ना, हमने बात की लाइफ स्पैन की बात की। तो मुझे ये बताओ कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा प्लांट, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, तो इन आपको ऐसा नहीं कुछ पता कैसे इतने सारे स्पीशीज़ बन गए, इतनी एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, इतने प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, इतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हाउ दे आर इवॉल्विंग, हाउ देयर इज अ कॉन्टिन्यूएशन, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो मैंने वर्ड यूज़ किया, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज आवर मेन चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो आई एम नाउ कंसर्न्ड विद द टॉपिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को मैं अगर वर्ड को ब्रेक कर दूं तो कैन आई से इट रिक्रिएशन, किसी भी चीज को दोबारा बनना, किसी भी चीज का दोबारा बनना इज नोन एज रिप्रोडक्शन, या इसको मैंने क्या कहा, रिक्रिएशन। अब आप एक बात बताओ मुझे, किसी भी चीज की रिप्रोडक्शन होगी, किसी भी चीज को रिक्रिएट करोगे तो वो अपने जैसा पेरेंट होगा वैसा ही ऑफस्प्रिंग बनेगा ना। रिप्रोडक्शन कैसे होगी, जो ऑर्गेनिज्म बनेगा बिल्कुल वैसा होगा, बिकॉज इट इज रिक्रिएशन, ये रिक्रिएशन है। हम कहते हैं रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस similar to itself. Reproduction is a biological process in which an organism give rise to young one similar to itself. एक biological process है ये reproduction, reproduce करना, दोबारा प्रोड्यूस करना, कैसा, अपने जैसा। It is a biological process in which a living organism, in which an organism give rise to young ones सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे यंग वंस का रिप्रोड्यूस करना को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं। अच्छा जी, आपको कुछ इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है? एलिफेंट का बेबी एलिफेंट, मदर का बेबी बॉय, जिराफ का बेबी जिराफ। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये अपने जैसे, ये जो बेबीज हैं, these are also known as young ones and these are also known as offsprings. आप young ones नहीं यूज करोगे टर्म, आप टर्म यूज करोगे offsprings। अब क्या होता है, offsprings grow, mature and in turn produce new offsprings। देखो रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हुआ, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए ऑर्गेनिज्म ने। अब वो ऑफस्प्रिंग्स क्या करेंगे, दे विल ग्रो, डेफिनेटली उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, उनका पाला पोसा जाएगा, तो व्हाट दे विल डू, दे विल ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद कौन सी स्टेज आएगी, मैच्योरिटी की, मैच्योर हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज क्रॉस कर जाएंगे, क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, वो भी रिप्रोडक्टिव स्टेज में चले जाएंगे, नए ऑफस्प्रिंग्स बना देंगे। तो देखो मैं कहना क्या चाहती हूँ, देयर इज ए कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल है बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ का। पहले क्या होता है, बर्थ होता है, बर्थ कैसे होता है, रिप्रोडक्शन से। उसके बाद क्या होता है, यंग वन ग्रो करता है,
ग्रोथ के बाद ये ग्रोथ की जो स्टेज है इसे मैच्योरिटी की स्टेज भी कहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, डेथ हो जाती है। ठीक है जी, तो ये एक साइकिल है का, दिस इज अ साइकिल, ऐसा ही कुछ होता है, साइकिल होता है बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ का, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सो अब ठीक है, ये तो पता लग गया कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वी नो इट, है ना। हमें ये पता है कि एक साइकिल है जिसके जो चलता है सभी ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसा ही है, बर्थ होता है, ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं एंड डेथ हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर अराइज हो जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा करना क्यों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, हमें क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन करने की। ठीक है जी, नहीं करते हम रिप्रोडक्शन, ऐसे ही बैठे रहते हैं, इज इट पॉसिबल, नो नेवर। सो रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इट अनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, reproduction enables the continuity of species generation after generation। जब भी मेल और हम बात करते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है, जब भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, यंग वंस बनते हैं, तो क्या ऐसे हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज हो रही है ना, फादर है, फादर का सन आया, मतलब इस तरह से स्पीशीज कॉन्टिन्यू, सन की फिर मैच्योर हुआ, रिप्रोडक्टिव स्टेज प्रोसेस में गया, उसका सन आया। सो इन दिस वे क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी चल रही है। ऐसे ही बात कर लो एनिमल्स की, एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है, रिप्रोडक्शन हुई तो स्पीशीज उनकी अपनी यंग वंस आए, उनकी भी स्पीशीज की कॉन्टिन्यूशन होगी। ठीक है जी, तो पहली इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हम कहते हैं ना कि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जनरेशन आगे कैसे चलेगी, तो कौन चलाएगा जनरेशन को आगे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब देखो जी, जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड, अब क्वेश्चन अराइज होता है, जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड, जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट होगी। अब आप देखो, मेल पार्ट है उसके अपने डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स हैं, फीमेल पार्ट के अपने डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद यंग वन आया, दैट वाज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट क्या लाता है, ये जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड, जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, डिफरेंसेस आते हैं। और बात को समझो, ये ए और बी का क्रॉस हुआ, सी बना, ये बन गए। अब जेनेटिक वेरिएशंस किसमें है, जेनेटिक वेरिएशन पेरेंट के साथ भी है और जेनेटिक वेरिएशन आपस में भी है। सो दिस वेरिएशन इज अमंग विद द पेरेंट सेल एंड आल्सो विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी डिफरेंसेस है सभी। अब देखिए किसी के, आप अपने ब्रदर सिस्टर को ही ले लो, सबकी एक जैसी शक्लें थोड़ा है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसी तरह से आप अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंट हो, है ना ऐसा। सो देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जब मैंने कहा कि वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, तो लार्ज डाइवर्सिटी है, देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। लार्ज डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रही है, रिप्रोडक्शन करे क्या करेगी, वेरिएशंस लेके आएगी, जब वेरिएशंस आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे अर्थ पे। क्लियर। लो जी, जो रिप्रोडक्शन है वो किस, मतलब देखिए सी, और ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं आपकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी
and several other factors are collectively responsible for how it reproduce. अब जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इट डिफर्स, ये वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, सॉरी नॉट फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, इट मेनली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट. ऑर्गेनिज्म हैबिटेट का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पे वो रहता है, वेयर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले जो होते हैं जिसका कोई भी हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, तो उनके हैबिटेट पे रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगी. रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगी हैबिटेट पे, रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगी उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, और बहुत सारे और फैक्टर्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसके ऊपर रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगी. और क्लियर करते हैं इस बात को, रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है, हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पे, वेयर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड सेवरल अदर फैक्टर्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिप्रोडक्शन डिफरेंट है. अब ये तो नहीं आप कह सकते कि सभी एक जैसे, पढ़ेंगे हम इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि सभी एक ही तरह से रिप्रोड्यूस किए जा रहे. नो. When offspring is produced by a single parent without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual. क्या कहना चाह रहा है ये? When offspring is produced by single parent, when offspring is produced by सिंगल पेरेंट, जब सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट फॉर्मेशन. विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट फॉर्मेशन मतलब विदाउट मेल और फीमेल गमीट के फ्यूजन के बिना जब रिप्रोडक्शन होती है तो दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल. वैसे तो एसेक्सुअल टर्म से ही क्लियर हो जाता है, इट इज विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आई वॉन्ट टू से कि when the reproduction involves only one parent, only single parent is involved. When only single parent is capable of producing offspring, that is reproduction is known as asexual reproduction. तो asexual reproduction में अगर characters की बात करें तो asexual reproduction क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. नंबर 1 यूनिपेरेंटल है. नंबर 2 इसमें क्या है, डजंट इन्वॉल्व द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स. इसमें गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मेल फीमेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फ्यूजन नहीं है मेल फीमेल का. तो ये रिप्रोडक्शन कौन सी है आपकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस चैप्टर में हमने यही डिटेल में पढ़ना है. अब दूसरी बात करते हैं, व्हेन द टू पेरेंट्स कौन से, मेल एंड फीमेल, टू पेरेंट्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ पहले हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व्ड, वन इज मेल अदर इज फीमेल. व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड एंड विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ देम, एक है मेल एक है फीमेल. जब इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जब इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है तो उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो क्या डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, सिंगल पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दे इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. ठीक है जी, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ लग गई होगी बात. आगे चलें फिर.
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी हमने बात की है, अभी जो हमने डिस्कस किया, तो ये थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे अब। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, अब तो पता लग गया है कि रिप्रोडक्शन 2 तरह की है, एसेक्सुअल एंड अदर इज सेक्सुअल। हम इन दोनों टॉपिक्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, तो ये अब क्लियर हो गया आपको कि when offspring कौन है? young ones, right? When offspring is produced by a single parent without the involvement of male and female gametes, that is called asexual reproduction. And when two parents participate in the process of reproduction and involve the fusion of male and female gametes, that is known as sexual reproduction. Difference will be asked. इसमें डिफरेंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना है इसको। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो चैप्टर में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो इसको हमने एग्जाम्पल्स के साथ याद करना है। ये नहीं पूछा जाएगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 5 मार्क्स में कि डिफरेंस क्या है सेक्सुअल और सेक्सुअल में। 3 मार्क्स तक हो सकता है, लेकिन आगे विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनेशन आएगी। चलिए, let us start with the asexual reproduction. Asexual reproduction without the involvement of gametes. Without the involvement of gametes. इसको मैं और क्या कह सकती हूँ? यूनिपेरेंटल तो देखिए, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में क्या हुआ कि न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन ऑफ ए सिंगल पेरेंट ओनली। आपने ध्यान इस बात पे देना है, सिंगल पेरेंट ओनली। Why I said so? मैंने ऐसा क्यों कहा? हमें ये तो पता ही है कि ऑफस्प्रिंग विल बी द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस वी नो कि यंग वंस ही प्रोड्यूस होंगे रिप्रोडक्शन से, बट when they are produced with the involvement of single parent, that reproduction is known as asexual reproduction. The produced offsprings are not only identical but also the exact copies of their parent. देखो जी क्या कह रहा है ये, कहता है कि इसमें हम यूनिपेरेंटल है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे ना, जो एसेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, दे आर नॉट ओनली आइडेंटिकल बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स से मिलते हैं ऐसा, दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। कार्बन कॉपी निकलती है ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे ही कार्बन कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं। सो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, they are not only identical but are also exact copies of their parent. तो इस तरह के जो morphological and genetically similar individuals, मैंने कहा such a type of morphological and genetically similar individuals are known as clones. लो जी, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ना, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग है उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ऑफस्प्रिंग्स को हम क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स जो है, दे आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, सिर्फ मिलते जुलते नहीं हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो एग्जैक्ट कॉपी हैं अपने पेरेंट्स की। एग्जाम्पल है क्लोन। अब क्लोन क्या है, आपने ये टर्म सुनी होगी, एक बार पेपर्स में भी पढ़ा आया था, डॉली शीप क्लोन, हम डिस्कस करेंगे। तो ये किसका, ये जो प्रोडक्ट है, ये किस रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है,
तो यहाँ से हमें क्या बात समझ आई, डेफिनेशन ऑफ क्लोन्स, इसकी टर्म आती है कि जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली and genetically similar individuals, morphologically and genetically similar individuals, morphologically and genetically similar individuals are known as clones. ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एज सच ही इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। आई डोंट फील कि क्लोन्स की डेफिनेशन रटने की ज़रूरत है, हमें पता है जो चीज़ें मॉर्फोलॉजिकली क्या मतलब होता है, एक्सटर्नली विजिबल। जैसे आपको मैं दिखाई दे रही हूँ मॉर्फोलॉजिकली, आपको पता लग रहा है ऐसी आवाज़ है, ऐसे दिखते हैं ये, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। जेनेटिकली भी सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है तभी तो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है ना, राइट। सो एग्जैक्ट कॉपीज हैं पेरेंट्स की, क्यों, क्योंकि सिंगल पेरेंट डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो जो प्रोडक्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कौन है, क्लोन्स हैं। क्लोन्स क्या होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स। कुछ बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। Now we are aware with the term asexual reproduction, है ना, हम asexual reproduction के साथ अवेयर हैं। अब ये जो asexual reproduction है ये होती कहाँ पे है, क्वेश्चन तो ये राइज हुआ ना कि कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो asexually रिप्रोड्यूस करते हैं। तो asexual reproduction is common among single celled organisms। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कॉमन होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम बहुत पढ़ चुके हैं सेल में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होती है among single celled organisms and in plants and animals with relatively simple organizations। और उन प्लांट्स और एनिमल्स में होती है जिनकी बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम ये जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो उन ऑर्गेनिजम्स में है जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ऐसा क्यों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, कोई वेरिएशन नहीं आनी, कुछ गैमीट फॉर्म फ्यूजन नहीं होना। तो इसमें कौन किस ऑर्गेनिजम्स में होती है, जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और दूसरी किस में होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। ऑल इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मेरा बार बार इस चीज़ को रिपीट करने का एक ही पर्पस है कि until and unless you will not read your NCERT 2-3 times, it is very difficult to understand the general statements. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, उसने फिर वही बात की सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन से हैं, हमें पता है सिंगल सेल्ड कौन से हैं। हमने अच्छा एक बात और बतानी थी, ये जो चैप्टर है इसके जो रिलेशंस है ना वो बड़े चैप्टर्स के साथ हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगी, जैसे सेल डिवीजन का चैप्टर हो गया। अब देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये कौन सी आ गई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा और यीस्ट, इसमें अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात हुई है। कौन से हैं, अमीबा है, बैक्टीरिया है, हाइड्रा है और यीस्ट है। अब हम करते हैं अमीबा और बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय बाइनरी फिशन। अब क्वेश्चन आता है ये बाइनरी फिशन क्या है, सो वी विल डिस्कस इट। हाइड्राज, यीस्ट, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अभी आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कौन से हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा एंड यीस्ट। याद रखना है अमीबा,
बैक्टीरिया, अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा एंड यीस्ट। अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा एंड यीस्ट, ये सारे क्या हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। अब क्वेश्चन तो ये है ना कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। चलें आगे। A few plant species including ginger, potato, sugarcane, 3-4 नाम याद रख लेना, इनके डायग्राम्स दे रखे हैं बुक में। अगेन ब्रायोफाइलम, दे प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब क्या बात आई है कि कुछ प्लांट स्पीशीज, कौन सी? जिंजर, पोटैटो, शुगरकेन, अगेव, ब्रायोफाइलम, ये सारे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। So question is, what is vegetative propagation? अब आपके पास नई टर्म आ गई है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देखो जी हम बात कर रहे थे कि अभी तक एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अब नई टर्म आ गई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? when the plant is produced from the vegetative parts, when the plant is produced from the vegetative parts of the plant, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ए न्यू प्लांट, यहां आप लिखिए ए न्यू प्लांट। ए व्हेन अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, नया प्लांट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है? जैसे स्टेम होगी, लीफ हो गया, तो ये जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, इनसे नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कुछ एनिमल स्पीशीज होती हैं, कौन सी? जैसे स्टारफिश होगी, ये सारे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? यूजिंग फ्रेगमेंटेशन। अब आप कहोगे मैम ये इतने सारे एग्जांपल्स हैं, अब ये कैसे? एग्जांपल्स तो ठीक हैं, पर इनको हमें पता भी तो होना कि ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने कह दिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब पता भी तो चले कौन सा रूट से बनता है, कौन सा स्टेम से बनता है, कौन सा लीफ से बनता है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दीज इन दिस चैप्टर। So it was all about bit introduction of the reproduction, about the asexual reproduction and about the occurrence of asexual reproduction. I hope this is clear to you, right? अब next part में हम इसको continue करेंगे. So keep reading. Thank you.